नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां लगातार आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। आज हम आरबीएससी का 7th क्लास हिस्ट्री देखने वाले हैं और ये भाग 2 रहेगा। इससे पहले भाग 1 हम देख चुके हैं और 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और 6th क्लास की जो राजस्थान जीके है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, आज जो हमारी प्रश्न संख्या रहने वाली है वो 98 से लेकर 195 तक रहेगी। देखिए, अगर वाकई आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आरपीएससी में अध्यापक या पटवारी या राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 से लेकर आपको +2 तक की सभी किताबें पढ़नी हैं और यहाँ पर लगातार प्रश्न करवाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें। अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आप पढ़ तो सकते ही हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब जालोर पर आक्रमण किया गया उस समय कानड़देव चौहान के किस सरदार ने विश्वासघात किया था? तो ये जो शासक थे कानड़देव चौहान, तो इनके जो सरदार थे उसका नाम था दहिया बीका और इन्होंने विश्वासघात किया था कानड़देव चौहान के साथ। देखिए, कानड़देव चौहान भी इसमें मारे जाते हैं और इनका पुत्र वीरमदेव जो है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। बाद में जब दहिया बीका की पत्नी को पता लगता है तो दहिया बीका की जो वाइफ होती है वो इन्हें मार देती है, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमें सही क्रम बताना है जो हमारे दिल्ली के वंश हुए हैं। सबसे पहले गुलाम वंश हुआ है, उसके पश्चात खिलजी वंश, उसके पश्चात तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। और उसके बाद आपके मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम्मीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो जोधराज के द्वारा लिखा गया था हम्मीर रासो। हम्मीर रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? जोधराज के द्वारा लिखा गया था। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव चौहान पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए, खिलजी के वंश के जो जलालुद्दीन खिलजी थे हम्मीर देव चौहान पर 2 बार आक्रमण करते हैं और दोनों बार ही क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1437 ईस्वी में राणा कुंभा का सारंगपुर का युद्ध मालवा के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो 1437 ईस्वी में राणा कुंभा का जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो मालवा के महमूद खिलजी के प्रथम के साथ हुआ था और इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी होते हैं। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। कौन है लेखक हम्मीर महाकाव्य के? नयन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए, पहला जो जौहर हुआ था चित्तौड़ का वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। जो पहला जौहर हुआ था, जो सेकंड जौहर हुआ था वो हुआ था करमवती के नेतृत्व में, ठीक है। जब करमवती हुमायूं को जो है राखी भेजती है, तो पहला जो होता है वो 1303 में होता है रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे उनका नाम सभी जानते हैं, चेतक था। हाथी का नाम क्या था? तो हाथी का नाम था राम प्रसाद, ठीक है। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु कब हुई? महाराणा उदय सिंह की जो गोगुंदा में मृत्यु हुई है वो हुई है 28 फरवरी 1572 में। गोगुंदा में मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को और तभी राज्याभिषेक किया जाता है किसका? तो महाराणा प्रताप का, ठीक है। 2 बार जो है इनका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है, वो प्रश्न आगे हम देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो रणथंबोर अभियान के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था उसका नाम था नुसरत खान, तो ये मारा गया था। सेना का हरावल दस्ता होता है, तो देखिए जो अग्रिम भाग होता है सेना में सबसे आगे वाला भाग उसे हरावल दस्ता कहते हैं, ठीक है।
गोरा व बादल किसके सेनापति थे? गोरा और बादल जो रतन सिंह थे, कौन से रतन सिंह? पद्मिनी के पति। तो उनके गोरा बादल जो थे वो सेनापति थे। हमीर देव चौहान अपने जीवन में कितने युद्धों में विजयी रहे? तो देखिए 16 युद्धों में विजयी रहे थे। देखिए टोटल जो इन्होंने युद्ध लड़े थे वो 17 लड़े थे अपने जीवन में। 16 में तो जीत जाते हैं, जो 17वां होता है वो किसके साथ होता है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जिसके अंतर्गत वो मारे जाते हैं। भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है। तो राणा कुंभा का काल जो है वो भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ यानी कि गुजरात पर आक्रमण कब किया था? तो ये आक्रमण जो करते हैं 1025 में किया था। 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। एकलिंग महात्म्य रसिक प्रिया कुंभलगढ़ प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है। एकलिंग महात्म्य रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है इससे जानकारी प्राप्त होती है महाराणा कुंभा की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को। ठीक है, देखिए जन्म जो है अगर इसकी दूसरी तारीख देखी जाए तो इनका जन्म जो है वो 9 मई 1540 में हुआ है। 1540 में, तो दोनों आप जो तारीखें हैं वो याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कहां पर हुआ था? तो विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में राज तिलक हुआ था। देखिए गोगुंदा में पहला राज तिलक होता है जब उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी और 1572 को। ठीक है, उधर तो किसका हो रहा होता है? इनके दूसरे बेटे का, और इधर महाराणा प्रताप को जो है शासक बनाया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तो होता है गोगुंदा में, और कुंभलगढ़ में विधिवत रूप से राज तिलक उसके पश्चात किया गया था। तो 2 बार जो है इनका राज तिलक हुआ था, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए विधिवत रूप से तो वो कुंभलगढ़ वाला होगा। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में हुआ था, और किनके बीच में हुआ था? हेमू व अकबर के बीच में हुआ था। और पहला कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, और किसके मध्य हुआ है? महाराणा प्रताप के बीच में और मानसिंह और आसफ खान के बीच में। यानी कि देखा जाए तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो महाराणा प्रताप और मानसिंह और आसफ खां के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था? तो रणथंभौर का जो दुर्ग था इसको जीतने का प्रयास किया था 2 बार, और दोनों बार ही ये इसको जीतने में नाकाम हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि इस दुर्ग को मैं अपने जो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंदावल में घाटी के मुहाने पर किसके नेतृत्व में भील लोग राणा प्रताप की ओर से लड़े थे? शायद कुछ बच्चों के लिए प्रश्न नया होगा। देखिए चंदावल क्या होता है? चंदावल एक प्रकार का दस्ता होता है, जैसे हरावल दस्ता होता है जो कि अग्रिम भाग का दस्ता होता है, उसी प्रकार से चंदावल भी एक सेना का दस्ता होता है। चंदावल में घाटी के मुहाने पर जो राणा पुंजा था उसके नेतृत्व में भील लोगों ने राणा प्रताप की ओर से जो है युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ा था, तो किस किस ने युद्ध लड़ा था? ये ध्यान पूर्वक देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। भीम सिंह डोडिया, राम शाह तंवर और राम सिंह मेड़तिया के जो है ये तीनों लोग जो है किसकी तरफ से लड़ते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हैं। महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ था? राज्यारोहण हुआ था 32 वर्ष की आयु में।
जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने कब की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में की थी। इसका चाचा भी था, लगता था जलालुद्दीन खिलजी, और इसका ससुर भी था। ठीक है, इन्हीं की पुत्री के साथ अलाउद्दीन खिलजी का विवाह होता है। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध जो है 1582 को लड़ा गया था। दिवेर है कहां पे? दरअसल राजसमंद में। अच्छा, दिवेर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो राणा प्रताप और सुल्तान खान के मध्य लड़ा गया था। सुल्तान खान और राणा प्रताप के मध्य दिवेर का युद्ध लड़ा गया था 1582 को राजसमंद में। मेड़ता की शरण स्थली किसे कहते हैं? मेवाड़ की शरण स्थली किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैडम थोड़ा जल्दी पढ़ाया कीजिए, आप स्लो पढ़ाते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड जो है वो बढ़ाई है आप लोगों के लिए। तो मेवाड़ की शरण स्थली कहलाती है कुंभलगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की संकटकालीन या आपातकालीन जो राजधानी है वो चावंड को कहा जाता है। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की बनी है? तो 8 खंभों की छतरी बनी है। कहां पर है? तो ये बांडोली में बनी हुई है। बांडोली में इनकी छतरी 8 खंभों की बनी हुई है। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो महाराणा प्रताप के दरबार में थे संस्कृत के विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते में चूंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन था? तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हरावल दस्ता जो कि सबसे आगे होता है उसमें चुंडावतों के साथ था हकीम खां सूर। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन जो कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किससे बनाया? यह प्रश्न भी पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। तो चावंड को अपनी राजधानी बनाया था 1585 के पश्चात। किस चित्रकार ने 6 राग व 36 रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड शैली को जन्म दिया था? तो इनका नाम है निसारुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कई जगह पे इनका नाम आ जाता है नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन, तो एक ही बात है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने किस महिला के प्रभाव में आकर अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और किसको बना दिया राजा? जसवंत सिंह को। तो ये थी अनारा बेगम। अनारा बेगम जो थी महाराजा गज सिंह की जो है ये इनके प्रभाव में आकर इन्होंने ऐसा किया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु उनकी जब हुई थी उनकी उम्र कितनी थी? तो 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। शासक कितनी उम्र में बने थे? 32 वर्ष में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ की चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो देखिए जगत सिंह का जो समय है वो मेवाड़ की चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, किशन दास, भीम सिंह डोडिया, बिदा, मान सिंह सोनगरा, झालामान, जयमल मेहता व गोपीनाथ पुरोहित ने किस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था? तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने सब लोगों ने किसका साथ दिया था? राणा प्रताप का। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो कि 1584 में हुआ किसके नेतृत्व में भेजा था? देखिए अंतिम अभियान अकबर भेजता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584 में, तो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। किसका समय चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो अमर सिंह का काल जो है वो चावंड चित्र शैली के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। और इसको जन्म किसने दिया था चावंड शैली को? नासिरुद्दीन ने।
हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खान को कितनी बार भेजा था? तो शाहबाज खान को 3 बार भेजा गया था, 3 बार भेजा गया था शाहबाज खान को। अच्छा, कब कब भेजा था? देखिए, एक तो शाहबाज खान को 1577 में भेजा, फिर 78 में भेजा, फिर 79 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राणा के संरक्षण में, अच्छा एक चीज और, ये जो शाहबाज खान जाता है 3 बार पकड़ने के लिए, ये तीनों युद्ध कौन से युद्ध कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ये तीनों युद्ध जो हैं वो कुंभलगढ़ के युद्ध कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछे कुंभलगढ़ के युद्ध कब कब हुए हैं? तो 1577, 1578, 1579, 3 वर्ष लगातार ये आता रहा है। ठीक है, किस राणा के संरक्षण में राज्याभिषेक पद्धति लिखी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा प्रताप के संरक्षण में राज्याभिषेक पद्धति लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने किसके मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानसिंह और आसफ खान। देखिए, मानसिंह जो था ये इसका काफी चहेता था, क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी उसका भतीजा था, और इसको सबसे ज्यादा जो है जो मनसब हैं वो प्रदान किए गए थे। तो मानसिंह से ये नाराज हो जाता है और आसफ खान से। आसफ खान भी इसका प्यारा होता है, क्यों? क्योंकि ये माहम अनगा का बेटा होता है, जिसने पेटीकोट शासन चलाया था अकबर के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके प्रिय होते हैं, और दोनों को ही जो है मुगल दरबार में उपस्थित होने पर ये रोक लगा देता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था? तो झालामान ने मुकुट धारण किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप ने किस नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की है? विश्व वल्लभ के नाम से महाराणा प्रताप ने वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की है। अमर सिंह राठौर ने शाहजहां के दरबार में किसकी हत्या की थी? अमर सिंह राठौर ने शाहजहां के दरबार में सलावत खान की हत्या की थी। महाराणा प्रताप का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो ये समाधि स्थल है बांडोली गांव में। ठीक है, 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। बांडोली गांव है कहां पर? तो उदयपुर में। दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में कैद से बचाकर सिरोही के किस गांव व किस घर में रखा गया था? तो देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में कैद से बचाकर सिरोही के कालिंदरी गांव में रखा था, और जिसके घर में रखा था उसका नाम था जयदेव। फिर वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि दुर्गादास राठौड़ के द्वारा अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में कैद से बचाकर सिरोही के कालिंदरी गांव में रखा गया, तो उस समय सिरोही का शासक कौन था? ये पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बैरी साल जो था वो सिरोही का शासक था उस समय। किस जाट नेता ने सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये काफी नफरत करता था। राजा राम जाट जो था, किससे नफरत करता था? अकबर से। तो इसने क्या किया, इसके मरने के बाद भी इसकी हड्डियों को खोदकर जला दिया। भाई कोई फायदा तो है नहीं अब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो देखिए, 1638 में सालवा गांव जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। कहां पर? सालवा गांव जोधपुर। किस समय? 1638 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास को कहां की जागीर दी थी? तो देखिए, मेवाड़ का शासक जो था अमर सिंह, उसने रामपुरा की जागीर दी थी। रामपुरा कहां पर पड़ता है? तो ये जोधपुर में पड़ता है। और ये जो दुर्गादास था ये मेवाड़ क्यों चला गया था? क्योंकि देखिए, जोधपुर का जो शासक था अजीत सिंह, जिसके लिए इसने इतना कुछ किया दुर्गादास राठौड़ ने, तो जो अजीत सिंह था इसने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? ये मेवाड़ चला जाता है, और मेवाड़ का शासक उस समय होता है अमर सिंह द्वितीय। तो ये क्या करता है, रामपुरा की जो जागीर होती है वो किसको दे देता है? दुर्गादास राठौड़ को दे देता है। दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे थे?
तो ये अंतिम वर्षों में उज्जैन में रहे थे। रामपुरा से ये कहाँ चले जाते हैं, बाद में उज्जैन चले जाते हैं अपने अंतिम जो है वर्षों में। लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? तो भरतपुर में है, और भरतपुर के लोहागढ़ का दुर्ग का निर्माता कौन था? सूरजमल जाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य जो था, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। सलीम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली और नथमल की हवेली अपनी पत्थर की जाली और कटाई के कारण संसार भर में प्रसिद्ध है। ये किस जिले में है? तो सलीम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, ये तीनों कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पाली में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। और किसने बनाए थे, कब बनाए थे? 1439 में बनाए थे। किसने निर्माण करवाया था? धर्णक शाह। धर्णक शाह जो था, इसने निर्माण करवाया था। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया। उस समय का सिसोदिया शासक कौन था? तो उस समय का सिसोदिया शासक था राणा राज सिंह। राणा राज सिंह जो है के समय में दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सिसोदिया गुट का निर्माण किया था। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? तो जोधपुर में है। गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। कमलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, गागरोन झालावाड़ में है, और कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? तो देखिए जो विजय स्तंभ है, या इसी का नाम है कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो है, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, और ये 122 फीट ऊंचा है और इसकी 9 मंजिलें हैं। विजय स्तंभ कह लीजिए, कीर्ति स्तंभ कह लीजिए। और इसका जो निर्माण कार्य हुआ है 1440 से 1448 तक हुआ है। 1448 में ये कंप्लीट हो गया था, और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में बना हुआ है विजय स्तंभ। ठीक है, तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी सारी मूर्तियां जो है बनवाई गई हैं। अगला है पटवों की हवेली स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। अगला है सूरजमल ने फिरोजशाह कोटला पर कब कब्जा किया? सूरजमल ने फिरोजशाह कोटला पर 1753 में कब्जा किया था, सूरजमल जाट ने। तारागढ़ का दुर्ग स्थित है। तारागढ़ के देखिए 2 दुर्ग हैं, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। तो तारागढ़ का दुर्ग जो बूंदी वाला है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद में स्थित है। हुमायूं का मकबरा स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है। राजस्थान की चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्र शैली नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो राजस्थान की चित्रकला शैली को राजस्थानी चित्र शैली का नाम दिया था राय कृष्णदास ने। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। तो 1679 में जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां की नाराजगी की परवाह न करते हुए किस व्यक्ति को नागौर के उत्तरदायित्व का भार सौंपा था? केसरी सिंह जोधा को नागौर का उत्तरदायित्व का भार दिया था। किसने? अमर सिंह राठौड़ ने, शाहजहां की नाराजगी की परवाह न करते हुए। और 30,000 जो है 30,000 रुपए का और नागौर का, ये दोनों जो उत्तरदायित्व हैं ये किसे सौंपे थे? केसरी सिंह जोधा को। सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ है? सुवर्णगिरी दुर्ग जो है जालोर में है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। उनियारा चित्र शैली किस चित्र शैली की उपचित्र शैली है? तो जो उनियारा चित्र शैली है वो डुढांड शैली की क्या है? उपचित्र शैली है। आभानेरी मंदिर स्थित है। आभानेरी मंदिर कहां पर है? दौसा में है। आभानेरी मंदिर कहां स्थित है? दौसा में।
अगला प्रश्न है, जयपुर के सवाई जयसिंह की मृत्यु पर उत्तराधिकार संघर्ष में उसके बड़े बेटे ईश्वरी सिंह का साथ किस शासक ने दिया था? तो साथ दिया था सूरजमल जाट ने, भरतपुर के शासक थे। ठीक है, और इसके खिलाफ कौन था? ईश्वरी सिंह के खिलाफ कौन था? माधो सिंह। चलिए, भंडदेवरा स्थित है, भंडदेवरा बारां में स्थित है, भंडदेवरा मंदिर है ये बारां में स्थित है। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर स्थित है, इसे सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता है। नाम सास बहू पड़ गया है, तो सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राणा कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के शिल्पी कौन कौन थे? तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको आता है, लेकिन आप लोग जो है 3 नाम ज्यादातर याद रखते हैं, कौन? जैता, पूंजा, नापा और पोमा, लेकिन इसमें भूमि, चुथी और बलराज ये लोग भी शामिल थे। तो नाम सभी याद रखिए, जैता, पूंजा, नापा, पोमा, भूमि, चुथी व बलराज, ये सभी जो है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के शिल्पी थे। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन कहां पर बना हुआ है? मेहरौली स्तंभ जो है दिल्ली का, ये इस्लामिक शैली का देश का सबसे पहला भवन है। किस दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है? जालोर के दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है। ताड़पत्र व कागज पर बनाए जाने वाले चित्र क्या कहलाते हैं? ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाने वाले चित्र पोथी चित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास कौन सी मस्जिद है? कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है कुतुब मीनार के पास। अंबिका मंदिर स्थित है, अंबिका मंदिर काफी फेमस है, जगत में है, और ये जगत कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो अंबिका मंदिर कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। सुमेलित करना है तो देखिए, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद में, सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, और एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। जगदीश मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में। अगला प्रश्न है, ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। ईश्वरी सिंह की छतरी जो है वो जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? गैटोर में, गैटोर जयपुर में। ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है, कहां पर है? ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो गैटोर जयपुर में है। ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किस शासक ने और कब करवाया? बूंदी के तारागढ़ का निर्माण जो करवाया है राव बरसिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी में करवाया। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। आमेर का दुर्ग स्थित है, आमेर का दुर्ग है जयपुर में स्थित। जूनागढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। ऋषभदेव मंदिर स्थित है, ऋषभदेव मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर में। मूसी महारानी की छतरी स्थित है, मूसी महारानी की छतरी स्थित है अलवर में। मध्यकालीन चित्र शैली के कितने प्रधान केंद्र थे? तो 2 प्रधान केंद्र थे। एक तो था भारत का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, और एक था भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब देखिए, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र था इसके अंतर्गत आते हैं बिहार और बंगाल। तो याद रखिएगा, मध्यकालीन चित्र शैली के 2 प्रधान केंद्र थे, भारत का पश्चिमी क्षेत्र और भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान गुजरात आते हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बिहार और बंगाल आते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है।
इन्होंने कहा था दिल्ली दूर अस्त है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है। चलिए ये 195 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी मोटिवेशन मिले। और अगर वाकई आप टीचर बनना चाहते हैं या किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो ये जो आपको सीरीज है ये कंप्लीट करनी है 6 से लेकर +2 तक, ठीक है। कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान का, तो ये आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक रहेगा। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही गुजारिश है, हमेशा की तरह प्लीज अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए